लास्ट वीडियो हम लोगों ने पीसीआर टेक्निक, कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशंस यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया था। प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में समझा, आइसोलेशन के बारे में, कटिंग के बारे में और फिर उसके एम्प्लीफिकेशन के बारे में, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। तो पीसीआर टेक्निक को और अच्छे से एक बार मैं आपको फिर से समझा दूँ क्योंकि ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट और आपसे इस पर क्वेश्चन किया जा सकता है। तो पीसीआर टेक्निक में क्या होगा कि हम लोग एक डीएनए सेगमेंट ले ली, ठीक है, जिसको भी हमें एम्पलीफाई करना है, जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, स्ट्रैंड है, उसको ले लिया। अब डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम। उन दोनों स्ट्रैंड को ज़्यादा हीट देके उसको डीनेचर कर दिया, यानी कि अलग अलग कर दिया। इस स्टेप को बोलते हैं डीनेचुरेशन, यानी कि बहुत हाई हीट हाई टेम्परेचर पे उनको अलग अलग कर दिया दोनों स्ट्रैंड्स को। फिर हमने 2 प्राइमर्स लिए छोटे छोटे, ठीक है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में ऐड कर दी गई, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड वाले पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। फिर हमने क्या किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं अनीलिंग, यानी कि प्राइमर्स को अटैच कर दिया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पे। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, 2 प्राइमर्स लेके अटैच कर दिए। फिर हमने डीएनए पॉलीमरेज जिसको टैग पॉलीमरेज भी बोल रहे हैं, तो उसको उसके साथ कुछ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इन प्राइमर्स पे जाके चिपक जाएगा, इन पे अटैच हो जाएगा, और फिर इनके अंदर जो कुछ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यानी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो डाला ना, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, तो ये इनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग यानी कि एक्सटेंड करेगा, इनको बढ़ाएगा, यहाँ पे ऐड करते जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें इस डायरेक्शन में ऐड करेगा, ठीक है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ऐड करेगा, तो इसमें इनको इनकी एक्सटेंशन इनकी लेंथ बढ़ा देगा, ठीक है। और फिर इस तरीके से हमारे पास ये 2 अलग अलग डीएनए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 स्ट्रैंड्स रेडी हो गए, तो एक से कितने बन गए, 2 बन गए। अब ऐसे ही अब इन 2 से कितने बन सकते हैं, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, तो अब यहाँ पे इन 2 से कितने बन जाएंगे, 4। फिर जैसे फिर 2 से बनेंगे 8, क्योंकि इसका एक, तो ये 1 2 3, जैसे ये अलग अलग होंगे, अलग होने के बाद फिर हम लोग इसको यहाँ पे एक अलग स्ट्रैंड रेडी होगा, एक अलग स्ट्रैंड रेडी होगा, यहाँ पे एक अलग स्ट्रैंड, एक अलग स्ट्रैंड, इस तरीके से 2 की पावर n+1 फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो होता है, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर n+1 यानी कि 2 की पावर 2 + 1 3, यानी कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 बनेंगे यहाँ पे पीसीआर टेक्निक के थ्रू। इस तरीके से हम लोग हर एक को ऐसे अलग अलग करके और फिर उनमें नए नए स्ट्रैंड्स बना सकते हैं, नए नए, इस तरीके से पीसीआर टेक्निक फॉलो होती है और एम्प्लीफिकेशन हो जाता है डिजायर्ड जीन का, ठीक है। तो यहाँ पर 30 साइकिल्स चली, इसका मतलब 2 की पावर 30, ठीक है, +1। इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ और फिर बिलियंस में बना सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, किस तरीके से हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करेंगे और फिर कौन सिलेक्टेबल मार्कर की तरह करेगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह, जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जब आप एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट करते हो इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर में जब हम लोग एलियन पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज बनेंगी, उसके क्लोन करेगा जहाँ पर डीएनए, एंड ट्रांसफर इट इनटू द बैक्टीरियल, फिर उसको आप बैक्टीरिया में या फिर प्लांट में या फिर एनिमल सेल, इन किसी भी सेल में डाल देते हैं, बैक्टीरियल सेल में, तो फिर वो एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड, वो मल्टीप्लाई कर लेता है, अपनी कॉपीज बना लेता है। In almost all recombinant DNA technology, the ultimate aim is to produce desirable protein. Almost ultimate aim क्या है, फाइनल उनका एम क्या है कि वो desirable protein बनाए। Hence there is a need for the recombinant DNA to be expressed. तो इसीलिए recombinant DNA की एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी है। So the foreign gene gets expressed under appropriate conditions. तो कुछ conditions के अंदर ही वो एक्सप्रेस हो पाता है। तो expression of foreign gene इन होस्ट सेल इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल्स, हमको कितनी सारी डिटेल समझनी पड़ेंगी कि फॉरेन जीन कैसे वहाँ पे होस्ट सेल में एक्सप्रेस हो पाता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है।
तो उसमें बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स आती हैं। आफ्टर हैविंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब हम लोग कॉपी कर लेते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा लेते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की, एंड हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन्स, और फिर हम लोग कुछ ऐसी कंडीशंस भी ऑप्टिमाइज कर लेते हैं जिसमें कि इंड्यूस करेंगे हम उसका एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन का एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग तैयार कर लेते हैं। वन हैज़ टू कंसिडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन लार्ज स्केल, फिर वो क्या करते हैं, उसको एक लार्ज स्केल के ऊपर उसको प्रोड्यूस करने की सोचते हैं, तो उसको लार्ज स्केल पे हम लोगों को करना पड़ता है उसको प्रोड्यूस। ठीक है, इफ़ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन ए हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज़ कॉल्ड एज रिकम्बिनेंट प्रोटीन। अगर कोई प्रोटीन एनकोडिंग जीन जो है वो हेटेरोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस हुआ है तो उसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन। द सेल्स हार्बरिंग क्लोन जीन्स ऑफ इंटरेस्ट, जो सेल्स हार्बर करती हैं क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग डिजायर्ड प्रोटीन, तो मे बी ग्रोन ऑन ए स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरी। तो जिन सेल्स में क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, नंबर ऑफ कॉपीज होते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की, उनको ग्रो किया जा सकता है स्मॉल स्केल में, लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल पे, और द कल्चर्स में भी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग डिजायर्ड प्रोटीन, और फिर वहाँ से डिजायर्ड प्रोटीन को हम लोग उस कल्चर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड देन प्योरीफाई इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक, और फिर उसको प्योरीफाई कर लेते हैं उस प्रोटीन को जो हमको चाहिए, उस प्रोटीन को हम लोग क्या करेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे अलग अलग टेक्निक से। सेपरेशन टेक्निक्स अलग अलग है बहुत सारी, उनके थ्रू हम लोग उसको प्योरीफाई करेंगे। तो द सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम wherein the used medium is drained out from one side and fresh medium is added from other side to maintain the cells in a physiologically most active phase or log exponential phase. एक तो होता है कंटिन्यूस कल्चर, तो एक तो कंटिन्यूस कल्चर में हम लोग सेल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक साइड से तो मीडियम जो यूज़ किया कर लिया गया है वो बाहर जाता रहेगा, निकलता रहेगा, और फ्रेश मीडियम एक साइड से ऐड होता रहेगा। ठीक है, ताकि सेल्स एक एक्टिव फेज में रह पाए, एक लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, जिसमें वो रेगुलरली कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली नहीं बनती जा रही। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्जर बायोमास। तो इस मेथड से हमारे पास एक लार्ज ग्रेट बहुत बड़े मास में जो हायर यील्ड्स ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, यानी कि बहुत बड़े मास में हमारे पास डिजायर्ड प्रोटीन का यील्डिंग होता है। ठीक है, हाई यील्ड होता है। एंड द स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट बी यील्ड अप्रिशिएट क्वांटिटीज। तो स्मॉल जो कल्चर्स होते हैं ना, छोटे छोटे वॉल्यूम कल्चर्स, यानी कि थोड़ा थोड़ा बनाना, उनमें हम लोग जो अमाउंट चाहते हैं, अप्रिशिएबल क्वांटिटी, अच्छी खासी क्वांटिटी हमको नहीं मिलती है प्रोडक्ट की, अच्छा खासा हम उसको ऑब्टेन नहीं कर पाते। टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स, फिर डेवलपमेंट हुआ था बायोरिएक्टर्स का। अब बायोरिएक्टर्स क्या है, जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम यानी कि 100 से 1000 लीटर तक का कल्चर प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, एक ही बार में। तो बायोरिएक्टर्स की ज़रूरत पड़ी, इनके डेवलपमेंट हुआ। तो बायोरिएक्टर्स कैन बी थॉट ऑफ वेसल, एक बड़े कंटेनर जैसे माने जा सकते हैं, जिसमें कि रॉ मटेरियल, जो मटेरियल बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जिनमें रॉ मटेरियल जो भी जिसके थ्रू डिजायर्ड मटेरियल जो हमारा हमने ले लिया और जो प्रोटीन बनाना चाह रहे हैं हम लोग, उसको बायोलॉजिकली स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है इन बड़े बड़े कंटेनर्स में, इंडिविजुअल एंजाइम्स वगैरह यूज़ करके। तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल एंजाइम जो भी हम चाह रहे हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं रॉ मटेरियल को उसमें, यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सेल्स, इनको यूज़ करके। ठीक है, हमको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ करती है, ऑर्गेनिजम्स, उनके सेल्स, उनके पार्ट्स, ये सब। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोग इन मटेरियल्स को यूज़ करके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर एंजाइम्स जो भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशंस, तो बायोरिएक्टर हमको ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करता है फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो डिजायर्ड प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए बायोरिएक्टर हमको एक कंडीशन, एक ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करता है ग्रोथ की। ठीक है, तो जैसे कि उसमें कंडीशन क्या क्या हो सकती है, ऑप्टिमल टेम्परेचर, पीएच, ऑप्टिमल सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन, ऑक्सीजन, तो ये सब हो सकता है ऑप्टिमल लेवल पे, यानी कि एक सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल सब। तो जैसे कि अब हमारे पास दो तरह के बायोरिएक्टर होते हैं, तो सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ये जो ए दिखाया जा रहा है ये होता है सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दूसरा होता है स्पार्स्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टीराइल बबल्स आर स्पार्स्ड। तो सिंपल स्टिर्ड में तो हमारे पास एक तो दिया हुआ है एसिड बेस
फॉर पीएच कंट्रोल। ये याद रखना, ये फिगर एकदम दिमाग में बिठा लो, ये हम लोगों को अच्छे से इस फिगर के साथ एक बार बना के देख लो, या फिर ये फिगर ले लो और उसकी नेमिंग खुद करो, ठीक है। और ये स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर आपके लिए ज़्यादा यूजफुल यही है। इसमें एक तो एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, स्टीम फॉर स्टेरलाइजेशन के लिए स्टीम है, यहाँ से डाल सकते हैं, कुछ आउटलेट्स दिए हैं, ये मोटर है, ठीक है, ये जोर से घूमेगा ये पूरा, जिसमें ये अलग अलग फैन टाइप से लगे ना, फ्लैट ब्लेडेड इम्पिलर, ठीक है, ब्लेडेड इम्पिलर्स हैं ये कल्चर ब्रॉथ, ठीक है। और ये नीचे की तरफ स्टीराइल एयर यहाँ से, और यहाँ पे फॉर्म ब्रेकर, फॉर्म को ब्रेक करेगा, अगर कुछ फॉर्म जैसा बन जाता है तो उसको कट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। ये पूरा है स्टील्ड, सिंपल स्टील्ड टैंक बायोरिएक्टर, नीचे से थोड़ा सा इस टाइप से। और एक है स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्पार्ज्ड स्टील्ड टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टीराइल बबल्स आर स्पार्ज। तो इसके थ्रू क्या होता है कि स्टीराइल बबल्स को स्पार्ज किया जाते हैं। देखो यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं ना, तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घूम रहा है, इसमें भी घूमता है ये गैस एंटरटेनमेंट, यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये है बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इंक्रीज सरफेस ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए सरफेस बढ़ चुकी है, ये देखो। So, a steel tank bioreactor is usually cylindrical with curved base, यानी कि नीचे से थोड़े गोलाई में होता है, इनका जो बेस होता है थोड़ा गोल आकार का होता है, ठीक है, ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो पाए कंटेंट्स की, रिएक्टर के कंटेंट्स की ये प्रॉपर मिक्सिंग फैसिलिटेट करता है, एकदम अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। एंड द स्टीलर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को भी फैसिलिटेट करता है। ऑल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू अ बायोरिएक्टर, थ्रू द रिएक्टर। तो देखो यहाँ से एयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बबल कर सकते हैं इन, तो एयर कैन बी बबल्ड थ्रू रिएक्टर। इफ यू लुक द फिगर क्लोजली, अगर आप लोग फिगर को ध्यान से देख पा रहे हैं, यू विल सी दैट बायोरिएक्टर हैज एन एजिटेटर सिस्टम, यानी कि एक मिक्सिंग का सिस्टम है। ये मोटर किस लिए, एजिटेटर्स को घुमाने के लिए। एक ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, एयर ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम लगभग सेम सी बात है, ठीक है। एक फॉर्म कंट्रोल सिस्टम है, ये फॉर्म ब्रेकर जो कि फॉर्म को कंट्रोल करेगा, यानी कि फॉर्म ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी है इसी में, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, ये टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज एक पीएच कंट्रोल सिस्टम है, तो ये एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, ये पीएच के लिए हो गया, ये टेम्परेचर के लिए हो गया, ये नीचे स्टीरल एरिया ऑक्सीजन के लिए भी हो गया, ये मोटर एजिटेटर सिस्टम हो गया, फॉर्म ब्रेकर एक फॉर्म कंट्रोल सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद हमको क्या बोल रहे हैं, एक टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच कंट्रोल, और एक है सैम्पलिंग पोर्ट सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी, और कुछ पोर्ट्स हैं, छोटी छोटी जगह है जहाँ से स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियडिकली, और टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हम लोग इसको विड्रॉ बाहर निकाल सकते हैं। किसको, इस कल्चर को, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर को हम लोग बाहर टाइम टू टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज, जैसे ही ये प्रोडक्ट का सिंथेसिस हो जाता है बायोरिएक्टर्स में, द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड टू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। उसके कुछ प्रोसेसेस के अंदर जाता है, कुछ स्टेप्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, उसकी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग होती है बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए रेडी हो वो, उससे पहले उसकी कुछ प्रोसेसिंग होती है एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। कहते हैं कि एक वो फिनिशिंग के लिए जाता है प्रोडक्ट, है ना, तो फिनिशिंग होती है उस प्रोडक्ट की। तो द प्रोसेसेस इंक्लूड, अब उन प्रोसेसेस में क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड होती है फिनिशिंग प्रोसेस में, एक तो सेपरेशन सबसे पहले, एंड देन प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले उस प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे, फिर उसको प्योरीफाई करेंगे, विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और इस पूरे को, सेपरेशन और प्योरिफिकेशन के स्टेप को, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स, और इसके कुछ प्रिजर्वेटिव, सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स तैयार करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग्स। जैसे मान लीजिए हमने कोई ड्रग्स प्रोड्यूस किया, कोई ड्रग कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब उसको हमें क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी कि उनको ट्रायल्स के अंदर भेजना पड़ेगा, इन फॉर्मुलेशंस को पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये सही है, इन ड्रग्स को मतलब किसी पे लगा के इन ड्रग्स को यूज़ करके फिर देखेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स हो जाएंगे। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, उनकी क्वालिटी कैसी है वो टेस्ट होगा,
फॉर हर एक प्रोडक्ट के लिए वो ज़रूरी होता है। क्वालिटी कैसी है, हमने प्रोडक्ट जो बनाया उसकी क्वालिटी कैसी है, सही है, गलत है, किस अमाउंट में कैसे क्या किया। एंड द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। और ये जो प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग वाला डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग वाला जो स्टेप है और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ये हर एक प्रोडक्ट के लिए वेरी करता है। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, हर एक प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से इनके अंडर जाता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग हर एक प्रोडक्ट के अलग तरीके से होती है। तो ये था हमारा बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एंड नोट्स के जो PDF है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप लोग वहाँ जाके नोट्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी वाला है। ठीक है, ऑल थ्रू और PCR टेक्निक, क्योंकि ये टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट, और अब फिलहाल जब कोविड चला तो हमने RT-PCR के बारे में सुना होगा, तो कितना कॉमन हो चुका है PCR टेक्निक। मतलब अब तो हमारे लाइफ में तो डेली बेसिस में हम लोग सुन सकते हैं, इतना फ्रैंक हो चुका है वर्ड। तो PCR के बारे में ज़रूर सीख लेना कि ये नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बढ़ाता है। ठीक है, अगर एक है तो 2 कॉपीज़ बना देगा, एक स्ट्रैंड से 2। ठीक है, और इस तरीके से नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बढ़ाता है। डबल स्ट्रैंडेड DNA है तो देखिए, जैसे पूरा एक DSDN डबल स्ट्रैंडेड DNA है, तो इसकी 2 कॉपीज़ बना दी, 2 से 3 8 बना देगा। 8 कैसे बनाएगा, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी कि इसको अलग अलग करेंगे तो एक पूरी एक, और फिर 2 अगला नेक्स्ट जो आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री 1, और इसका नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री 4, एक इसका नेक्स्ट और इसका कॉम्प्लीमेंट्री 6, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री 8, इस तरीके से। तो RT-PCR टेक्निक हमने इसके बारे में, सबके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। कोई भी डाउट क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, फॉर श्योर आई विल बी देयर टू हेल्प यू। एंड बिल्कुल ईजी है अगर हम लोग पूरे चैप्टर को समझ के पढ़े हैं तो। और अगर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को सब कुछ आप तक पहुंचा दूं। मैंने इस चैप्टर में ये कोशिश की है पूरी कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस रखना। इसको पूरे को 5 से 6 बार ड्रॉ करके देखना अपनी कॉपी में, इसको लर्न कर लेना एकदम अच्छे से। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है PBR 322 का। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड बताइए कैसा लग रहा है आपको मेरा कंटेंट। एंड प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने, ताकि आप लोगों को इजी टू एक्सेस वीडियोस को आप आराम से पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख पाएँ। ठीक है, सो थैंक यू।